नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सचिन पाटिल जी ने। सचिन जी, आपने बताया है कि पहले तो आपने कहा है कि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और आपने बताया कि आपकी एज है 40 इयर्स की और 2 बच्चे हैं आपके। और आप एसआईपी कर रहे हैं कुछ स्कीम्स में। कौन कौन सी स्कीम है आपके पास? एक है एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। इसमें 3000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है 2018 से और रिटायरमेंट के लिए आप कर रहे हैं। और इसके लिए आपने टैक्स सेवर फंड को चुना है इसमें, और बाकी फंड्स भी हैं। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में 2000, एसबीआई ब्लू चिप फंड में 2500, एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में 2500, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2500, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 2500 और बच्चों की एजुकेशन के लिए मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, इसमें चल रहा है 4000 पर मंथ। तो टोटल 19000 की एसआईपी। और उसके अलावा आप पीपीएफ में भी 2000 रुपीज़ पर मंथ और एनपीएस में 3000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि फंड्स कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपने चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में तो 2018 में स्टार्ट किया था, टैक्स सेवर में 2022 में। बाकी सभी फंड्स जो आपके पास है आपने 2023 में ही यहाँ पर शुरुआत की है। और देखिए, आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड भी है, एसबीआई मैग्ना मिड कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड की 4 स्कीम्स हैं। तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मिड कैप कैटेगरी में सिर्फ एसबीआई मैग्ना मिड कैप ही अच्छा है, बहुत सारे फंड्स हैं जो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इससे कहीं ज़्यादा या कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को अक्रॉस द फंड हाउसेस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की है लॉन्ग टर्म की और बच्चों की एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में। ये फंड जो है अच्छा फंड है, लेकिन ये एक हाइब्रिड फंड की तरह काम करता है। इस वक्त पर भी देखें तो ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड मान सकते हैं, जहां पर करीब 65% के आसपास इक्विटी एलोकेशन और बाकी डेट में एलोकेशन है। तो यदि आप बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं तो आप प्योर इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय। वैसे फंड अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन जब एक हाइब्रिड फंड है उसमें इक्विटी और डेट दोनों हैं, तो यहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले आपको कम रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें वॉलेटिलिटी भी कंपैरेटिवली कम देखी जाएगी, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात, 19,000 की यदि एसआईपी चल रही है और हम 15 साल की बात करें, हालांकि आपने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ पूंजी आप ऑलरेडी जुटा चुके होंगे, तो वो अलग है। प्लस 19,000 की यदि हम बात करें पर मंथ की और 15 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करें तो करीब 90 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें अपने पोर्टफोलियो को, तो करीब 1.57 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। तो मेरा सजेशन यह है कि आपको स्टेप अप करना चाहिए, साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आपको बढ़ाना चाहिए। ये बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, बड़ी पूंजी जुटाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन 12% पे की है। कई बार मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप 12% पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, कम से कम 15 पे तो करना चाहिए। तो 15 पे क्यों, आप 20 पे भी कर सकते हो। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन्होंने 20% या उससे भी अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है लॉन्ग टर्म में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सब कह रहे हैं कि 15 पे क्यों नहीं कर रहे हो। वो दिन भी थे, आप मेरे वीडियोस पर देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था 15:15:15, मतलब कि 15,000 रुपया हर महीना यदि आप निवेश करें 15 साल के लिए और 15% का रिटर्न मिले तो आपके 15 ईयर्स में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस पर कमेंट आए बहुत लोगों के। वो वीडियो मैंने तब पोस्ट किया था जिस वक्त पर 15% के रिटर्न नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने तो ये बात की थी ना कि एवरेज सीएजीआर जो है 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब बहुत लोगों ने कमेंट किए
कि बहुत व्यूवर्स ने कमेंट किए कि ऐसी कौन सी स्कीम है, आजकल कहाँ मिल रहा है 15%। तो भाई सीधी सी बात है कि आजकल से हम लॉन्ग टर्म को कंपेयर नहीं करते हैं। यदि आजकल बहुत सारी स्कीम्स के रिटर्न 20 छोड़िए 30%, इवन मैं यदि बात करूं आपसे, जैसे मेरे एसेट फांग प्लस फंड है, उसने लास्ट 1 ईयर में 80% से अधिक का रिटर्न दिया है। आप स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसने लास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको 50% या 80%, यदि हमने देखा कि कुछ स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस रही है लास्ट 1 ईयर में, तो मैं अब कैलकुलेशन जो है उसे 25% पे 20 पे करना स्टार्ट कर दूं। क्या होगा अगर अभी मैंने कर दिया 15% पे, 20 पे 25 पे तो मैं नहीं करूंगा, पर 15 पे भी कर दिया और कुछ दिन के बाद मार्केट करेक्ट हुआ और वो वीडियो उस टाइम पर लोगों ने देखा, तो मुझे सवाल पूछना शुरू कर देंगे कहाँ मिल रहा है इतना रिटर्न। तो क्या होता है कि इक्विटी में 12-15% के रिटर्न एक्सपेक्ट करना जायज है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड, यदि आप 12% पे कैलकुलेट करें और उस हिसाब से प्लानिंग करें तो ये बेहतर है। उससे बेटर रिटर्न्स मिले तो अच्छा ही है ना। टाइम से पहले ही आपका गोल अचीव हो जाएगा, या जितने की उम्मीद आप रख रहे हैं उससे ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे आपके पास। बट आप प्लानिंग करें 15% के हिसाब से और आपकी स्कीम दे 12% रिटर्न, तो फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे या आपको निराशा हाथ लगेगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं 12% ही रखूंगा, बट हो सकता है कि रिटर्न्स आपको इससे भी बेहतर मिल सके। तो ये मैंने यहां पर ऐड किया क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल मेरे वीडियोस पर 2 कमेंट बहुत रेगुलर आ रहे हैं। एक कि आप 12% पे ही क्यों कैलकुलेट करते हो, और दूसरा ये था कि स्मॉल कैप आप क्यों सजेस्ट नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्मॉल कैप में जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा आप स्मॉल कैप में कर दें, या फिर अपने पोर्टफोलियो में 4-4, 5-5 स्कीम आप स्मॉल कैप की रख लें क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में भी एवरेज देखेंगे तो स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बात यह है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब कभी गिरावट आती है, तो स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट देखी जाती है। और फिर कई बार ऐसा वक्त भी रहा है कि लंबे समय तक रिकवरी में बहुत टाइम लग गया और तब लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेशन नहीं चलती है, यहाँ पर बिहेवियरल बायसेस या जो इमोशन है उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो मैंने सवाल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और बातें भी आपको समझाने की कोशिश की है। उसकी वजह है कि जो कमेंट्स वीडियोस पर पास्ट में या कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, उसके आधार पर ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और आपका चैनल जो है यूट्यूब पर सवाल पूछा है, तो यहाँ पर जो नाम है नेचर्स फीलिंग्स ऑफ इमोशंस एंड हीलिंग पावर्स। तो भाई आपका नाम पता होता तो आपके नाम से एड्रेस करता, पर कोई बात नहीं, सवाल पढ़ देता हूँ आपका। आपने कहा है कि आप एसआईपी कर रहे हैं और 7 साल तक करेंगे, उसके बाद एसआईपी यदि आप बंद कर दें और अमाउंट जो है उसको आप विड्रॉ ना करें, तो क्या फंड फिर भी ग्रो करेंगे? बिल्कुल। अगर आप लमसम में आज इन्वेस्ट करें तो इसी उम्मीद से करते हैं कि फ्यूचर में वो पैसा बढ़ेगा। तो यदि आपने एसआईपी की और फिर एक पैसा इकट्ठा हो गया, अब आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं, तो बेशक यदि मार्केट परफॉर्म करेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रो करेगा, और ये बात भी तय है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट परफॉर्म करेगा। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव, इक्विटी की हम बात करें तो उतार चढ़ाव की उम्मीद हमेशा रहेगी, या उम्मीद कहें या फिर आशंका कहें, ये हमेशा यहाँ पर रहेगी, ये नेचर है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमेशा आपको मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ग्रोथ की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो बिल्कुल यदि आप एसआईपी करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, जो पैसा है वो इन्वेस्टेड रहता है, तो समय के साथ बढ़ने की पूरी उसकी उम्मीद है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और आपने तो कहा है 20-25 साल, तो मैं तो कहता हूँ 20-25 साल में तो कुछ भी हो जाए, मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन जहाँ हम आज हैं या जहाँ आप छोड़ेंगे और उसके बाद 20-25 साल के बाद देखेंगे
तो पैसा काफ़ी बढ़ चुका होगा, प्रोवाइडेड आपने अच्छी स्कीम में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जेहान जेब ने, और आपने बताया कि आपकी एज है 46 ईयर्स की और 15 साल में 18 करोड़ रुपया जुटाने का आपका लक्ष्य है, और आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी स्कीम्स हैं, बट ठीक है 18 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 50,000 रुपया महीना आप निवेश कर रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू जो है आपके इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो है 7,26,000 की। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 40,000 पर मंथ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6,13,000 है। क्वांट स्मॉल कैप में 20,000 पर मंथ, प्रेजेंट वैल्यू 16,20,000। क्वांट मिड कैप फंड में 20,000 पर मंथ, प्रेजेंट वैल्यू 1,56,000। क्वांट एक्टिव फंड में 50,000 पर मंथ, प्रेजेंट वैल्यू 1,10,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 30,000 पर मंथ, प्रेजेंट वैल्यू 1,06,000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी की जो करंट वैल्यू है 1,27,000 है। कोटक स्मॉल कैप फंड में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप और प्रेजेंट वैल्यू है 66,000 की। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 43,000। PGIM इंडिया मिड कैप फंड में 5,000 पर मंथ और उसकी वैल्यू है 10,500। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में 20,000 पर मंथ। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वैसे तो कई स्कीम में 50,000 40,000 ऐसे है, एक ही स्कीम है जिसमें आप 5,000 रुपये महीना कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको आप बंदी कर दें और उसकी बजाय जैसे आपके पास मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी है उसी में आप ऐड कर लें तो ये अच्छा रहेगा। कम से कम एक स्कीम कम हो जाएगी, स्कीम काफ़ी हैं, आपने एक एक कैटेगरी में कई स्कीम ली हुई हैं, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन हो तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात आपने बताया कि इसके अलावा भी हाँ ईटी मनी जीनियस भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ पर आपके पास 4,81,000 रुपीज़ इकट्ठा हो गया, उसमें भी 20,000 रुपीज़ आप SIP कर रहे हैं। उसमें कौन सी स्कीम है पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में हो गई हैं, तो कुल मिलाकर 3,25,000 रुपये महीना आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है SIP के जरिए और टोटल आपका जो पोर्टफोलियो है वो है 24,34,000 का और उसके अलावा 11,50,000 आपके पास स्टॉक्स में भी हैं। तो देखिए आपका जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है 24,34,000, यदि मैं 12% से कैलकुलेट करूं तो ये आपका हो जाएगा 1,33,00,000। आप बात करें 15 ईयर्स की तो 15 ईयर्स में 1,33,00,000 की उम्मीद कर सकते हैं 12% पे, और जो SIP आप कर रहे हैं 3,25,000 की वो करीब 15.47 करोड़ 15,47,00,000 तक बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर 16.80 करोड़ तो ये हो जाता है म्यूचुअल फंड से, प्लस आपने जो बताया कि ऑलरेडी 11,50,000 रुपीज़ का आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो जो आपका टारगेट है वो तो आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव आपको करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे मिड कैप में आपका एक्सपोजर कम है, स्मॉल कैप में ज़्यादा है और मिड कैप में थोड़ा सा बढ़ा लें आप एक्सपोजर, ये अच्छा रहेगा। 15 साल की बात हो रही है तो उस हिसाब से यदि आप 3,25,000 कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका 30% तक भी एक्सपोजर रहे तो 30-40% तो अच्छा होता, यहाँ पर कम है। स्मॉल कैप में तो काफ़ी है मेरे हिसाब से और लार्ज कैप में थोड़ा कम कर सकते हैं आप चाहें। दूसरी बात यह है कि आपने जो इंटरनेशनल फंड लिया हुआ है वहाँ पर भी एक्सपोजर कम है, आप 20,000 की SIP कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको नेस्डेक 100 में आप थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, 20 को आप 30 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मिड कैप में भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और आपके पास जो लार्ज कैप फंड है उसमें थोड़ा आप कम कर सकते हैं, या हाँ क्योंकि 50 और 40 90,000 डायरेक्टली जा रहा है लार्ज कैप फंड में, क्योंकि नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है और आप मुझे एक सीजन इन्वेस्टर लग रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ है अगर इक्विटी मार्केट की, तो थोड़ा सा आप अपना मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल फंड में भी बढ़ा सकते हैं। बाकी जो अमाउंट है, जो आपका गोल है, उसमें अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है वंदना जी ने। वंदना जी आपने बताया है कि आपने SIP के जरिए 21 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लिए हैं, लेकिन आप किसी वजह से आप SIP कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं
और आप जानना चाहती हैं कि 15 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपने गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिटर्न्स कम एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन यदि आपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में किया हुआ है तो रिटर्न्स हम बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये बताती कि आपने किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये मेरे लिए आसान होता कि किस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन चलिए मैं एज्यूम करता हूं कि आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। तो 12% के CAGR पर 21 लाख 15 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 15 लाख बन सकते हैं। तो हो सके तो आप स्कीम्स के नाम मुझे बताइए तो मैं आपको बिल्कुल कह पाऊंगा कि किस तरह के रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, और साथ ही यदि कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो उस पर भी मैं आपको अपनी राय दूंगा। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विराज पटेल ने। विराज जी, आपने बताया है कि किसी फंड में आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है और ये रेगुलर प्लान है और IDCW ऑप्शन है, और अब आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान में और ग्रोथ ऑप्शन आप लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि क्या जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको करना चाहिए या फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यदि आप वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए तो क्या होगा, आप यदि ग्रोथ डायरेक्ट और ग्रोथ में स्विच करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली आपको थोड़ा फायदा होगा कि NAV जो है वो नीचे आ चुकी होगी, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। बट एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी पैसा आपका ग्रो हुआ है, जब मार्केट नीचे आया हुआ होगा उस वक्त पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फायदा क्या हुआ, जो पैसा बढ़ा हुआ था वो जब कम हो जाए और तब आप स्विच कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि ऐसा आपने सवाल पूछा होता कि डेट से इक्विटी में स्विच करना है या नया पैसा इन्वेस्ट करना है, तब ये ठीक था कि थोड़ा सा करेक्शन आए उसके बाद में एंट्री करें तो बेहतर है। हालांकि मार्केट को टाइम करना तो पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी है तो मैं तो ये कहता हूं कि स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं, तब भी आपको वेट नहीं करना चाहिए। बट आपके सवाल की बात करें कि आप इक्विटी से इक्विटी में स्विच कर रहे हैं तो फिर आपको इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी भी दिन आप स्विच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।